सीजन 3 एपिसोड 5 स्टार्ट होता है और हमें फर्स्ट सीजन का एक सीन दिखाया गया है जिसमें वॉल्टर जेसी को पैसे दे रहा होता है और उसको बोलता है आरवी बाय करने के लिए। ये हमें अब आरवी की स्टोरी बताई जा रही है क्योंकि हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था कि हैंक को एक लीड मिली है आरवी के रिगार्डिंग। उसे पता है कि जो ब्लू में आ रहा है वो आरवी में कुक हो रहा है, तो अब वो सारी आरवीज ट्रैक करने वाला है। तो हमें अब जेसी और वॉल्टर की जो आरवी थी उसकी स्टोरी हमें दिखाई गई है। तो इस सीन में हमें दिखता है कि वॉल्टर जेसी को पैसे देता है आरवी बाय करने के लिए। वो उसे $7,000 देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जेसी डायरेक्टली हमें स्ट्रिप क्लब में दिखाया गया है। उसके दोस्तों के साथ वो जाता है और सारे पैसे उड़ा देता है। बहुत ही एक्सपेंसिव शैम्पेन, बहुत ही एक्सपेंसिव लैप डांस, ये सारा वो बाय करता है और सारे पैसे अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। इस दोस्तों में बैजर, स्किनी पीट, कॉम्बो, ये सारे उसके दोस्त हमें दिखाए गए हैं। जब सुबह होती है तब जेसी और उसके फ्रेंड्स सब बाहर आते हैं। जेसी को फिर होश आता है कि उसके पास अब सिर्फ $1,400 बचे हुए हैं। वो कॉम्बो को बोलता है कि मुझे इससे एक आरवी बाय करनी थी, अब मुझे टाउन छोड़ देना चाहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वॉल्टर मुझे डीईए से पकड़वा देगा। कॉम्बो फिर उसको बोलता है कि तुम्हें इतनी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक आदमी को जानता हूँ तो तुम्हें वो आरवी दे देगा। कॉम्बो जेसी को एक घर ले जाता है। वो घर में जाकर कीज लेके आता है और जेसी को बोलता है कि जल्द से जल्द तुम ये आरवी लेकर चले जाओ। कॉम्बो इसके लिए उससे $1,400 ले लेता है। ये एक चोरी की वैन होती है। हम फिर से सीरीज़ के पीरियड में आ जाते हैं और हमें स्काइलर दिखाई गई है टेड के बाथरूम में। टेड का जो बाथरूम होता है उसके जो टाइल्स होते हैं वो भी सेल्फ फिटिंग होते हैं। तो स्काइलर उसे बोलती है कि बहुत ही बढ़िया इन्वेंशन है। टेड उसे फिर लंच के लिए इनवाइट करता है, पर स्काइलर बोलती है मुझे घर जाना पड़ेगा। टेड उनके रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कमिटेड होता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा कुछ सामान भी यहाँ रख के जा सकती हो, इससे तुम्हें कन्वीनियंस होगा। स्काइलर का वॉल्टर पर जो गुस्सा होता है वो थोड़ा सा शांत हुए हमें दिखता है। वो उसके लिए डिनर टेबल पर एक और प्लेट लगाती है। वो वॉल्टर जूनियर को बोलती है कि अपने फादर को डिनर के लिए बुला लो। वॉल्टर क्लोजेट में छुप कर जेसी से बात कर रहा होता है। जेसी भड़का हुआ होता है। वो वॉल्टर से बोलता है क्यों मुझे सिर्फ 50% ही मिले। फिर वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं सिर्फ स्पॉटलाइट पर था और वही मुझे एक बच्चा आकर उसने मुझे 50% तुम्हारे दे दिए, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह हैंक बहुत सारे आरवीज के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो एक पार्किंग जोन में होता है और वह उसके पार्टनर के साथ वो होता है और वो एक वैन पर नज़र रख रहा होता है। वो उस वैन के पास जाता है और देखता है कि वैन में कुछ लोग हैं या नहीं। उसे आवाज़ सुनाई देती है। उसका पार्टनर उसे बोलता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, पर फिर भी वो उस वैन पर चढ़ जाता है और वैन के ऊपर का जो स्पेस होता है उससे नीचे देखता है। उसमें दो लोग होते हैं और वो एक नॉर्मल फैमिली ही होती है। वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हैंक और उसका पार्टनर उन सब लोगों को समझाते हैं और इन्वेस्टिगेशन का ये एक पार्ट था, ये उनको बताते हैं। ये सब इन्वेस्टिगेशन हैंडल होने के बाद हैंक उसके पार्टनर को बोलता है हमें और कुछ वैन्स चेक करनी चाहिए। उसका पार्टनर बोलता है कि मुझे अब घर जाना पड़ेगा, मुझे पैकिंग करनी है। ये पैकिंग उसकी अल्बासो जाने के लिए होती है। वो हैंक को बताता है कि तुमने जब ऑफ़र ठुकराई तो मुझे ये ऑफ़र आई और मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। हैंक जब घर आता है तो मरी से वो कुछ भी नहीं बोलता और शॉवर में चला जाता है। मरी उससे ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है पर फिर भी वो उसे इनकार कर देता है। मरी फिर उससे बात करना चाहती है, उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ पूछना चाहती है, पर उसे वो टालता रहता है। तो मरी उसे बोलती है कि तुम्हारा जो भी कुछ चल रहा है तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी जो प्रोसेस है, तुम्हारी जो लाइफ है, इसमें इंक्लूडेड रहना है। तो हैंक बोलता है कि तुम इंक्लूडेड हो पर सिर्फ मैं ज़रा काम कर रहा हूँ इसलिए मैं ज़रा बिजी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वॉल्टर फिर गस से मिलने आता है। वॉल्टर गस से पूछता है कि क्यों तुम अब जेसी से बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें तो जेसी ड्रग एडिक्ट है इसलिए बहुत ही प्रॉब्लम था। तो गस बोलता है उसका जो प्रोडक्ट है वो भी तुम्हारे सिमिलर है। वॉल्टर उसे कहता है कि ये तुम्हारी एक चाल है, तुम्हें मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम अब जेसी से बिजनेस कर रहे हो और मुझे फिर से बिजनेस करने के लिए इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। वॉल्टर गस को बोलता है
केमिस्ट्री एक आर्ट है, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम आते हैं स्काइलर और मरी पर। मरी ने स्काइलर को कॉल किया होता है। मरी स्काइलर की बेटी बेबी सिट कर रही होती है, तो वो जनरल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करती है, पर स्काइलर को लगता है कि मरी को कुछ प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए वो उसे पूछती है। मरी फिर उसे बताती है जब से हैंक अल पासो से वापस आया है तो बहुत ही डिस्टिंग रह रहा है। वो मुझसे इतनी बात भी नहीं करता और वो अपने काम में ही रहने लगा है। वो घर भी नहीं आता, वो खाना भी नहीं खाता। उसकी हेल्थ के लिए भी मुझे बहुत चिंता होती है। वो फिर स्काइलर को बोलती है कि उसने एक डेथ फेस की थी वहाँ, और उस डेथ फेसिंग से एक एक्सपीरियंस जो हुआ था, तो इससे उसकी लाइफ चेंज हो गई है। स्काइलर भी इस पर सोचती है। गस वॉल्टर को उसका जो लॉन्ड्री का बिजनेस होता है उसके फैक्ट्री पर ले आता है। उस लॉन्ड्री के बिजनेस के नीचे अंडरग्राउंड उसने एक बहुत बड़ी लैब सेट की हुई होती है। वॉल्टर इतनी बड़ी लैब देखकर उसे बहुत ही एक्साइटमेंट होती है। सब इक्विपमेंट्स देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। कस उसे बोलता है कि इसमें से जो धुआं निकलता है वो भी लॉन्ड्री से मिक्स होकर एक नेचुरल लगेगा। हमारा फिल्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है। जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो कभी भी तुम पर रैट नहीं करने वाले। बहुत ही ट्रस्टेड सब एम्प्लॉयज़ हमारे हैं। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम्हारे जो अवर्स होंगे तो तुम डिसाइड करोगे। तुम्हें जब चाहिए आना है तब तुम आ सकते हो, जब चाहिए जाना है जा सकते हो। सिर्फ तुम्हें जो कोटा रहेगा वो वीकली तुम्हें कंप्लीट करना पड़ेगा। गस वॉल्टर को समझाने की कोशिश करता है। जो घर का आदमी होता है वो हमेशा प्रोवाइड करता है। अगर उसकी फैमिली उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर रही होगी, फिर भी वो हमेशा उसको प्रोवाइड करता है। घर के जो मैन होता है उसका जॉब ही वो होता है कि वो प्रोवाइड करे। वॉल्टर उसे बोलता है इस काम से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। तो गस उसे बोलता है कि तुम्हारे बच्चे तो है ना, तुम्हारे बच्चे हैं यानी वही तुम्हारी फैमिली है। वो हमेशा तुम्हें ही प्रायोरिटी देंगे, वही तुम्हारी एक्चुअल फैमिली होती है। नेक्स्ट सीन में जब स्काइलर टेड के घर पर होती है तो उसके बाथरूम के जो वार्म फ्लोर्स होते हैं वो उसे अच्छे नहीं लगते। वो एक टॉवर फ्लोर पर रखती है और उस पर खड़ी होती है। इससे हमें पता चलता है अब उसे जो कंफर्ट प्रोवाइड करा है टेड वो अब अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर से अपनी ओल्ड फैमिली के पास जाती है, अपनी ओल्ड लाइफ के पास वो जाना चाहती है। जब डिनर पे वॉल्टर और स्काइलर बैठे हुए होते हैं तभी उसकी बेटी रोने लगती है। तो स्काइलर वॉल्टर को पहले हाथ भी नहीं लगाने देती, पर अब वो उसे अलाउ करती है। नेक्स्ट सीन में हैंक अपने ऑफिस में होता है और उसने सब आरवीज जो रजिस्टर है उसके स्टेट में उसकी लिस्ट लाई हुई होती है। उस लिस्ट के सारी जो आरवीज होती है तो उसने वो चेक कर ली होती है। उसकी असिस्टेंट को वो बोलता है कि तुम्हें फिर से ये लिस्ट चेक करनी चाहिए और कुछ इसमें आरवीज होंगी और तुम्हें वो चेक करनी चाहिए। उसी वक्त हैंक का पार्टनर है, अब वो एल पासो जाने वाला है, तो उसकी पार्टी उसके ऑफिस में होती है, पर फिर भी वो अपने असिस्टेंट को एक्सक्यूज़ नहीं करता और उसे वो लिस्ट लाने के लिए बोलता है। वो अपने पार्टनर को ग्रीट करता है और उसको एक गिफ्ट भी देता है और उसे एक मैसेज देता है कि अच्छी फाइट लड़ो। हैंक की असिस्टेंट फिर उसे और एक आरवी का पता दे देती है। स्काइलर जब बेबी के रूम में सब मेस साफ कर रही होती है तो वो पैसों की बैग देती है और वो काउंट करती है। फिर वो उसके लॉयर के पास दिखाई गई है। वो लॉयर को सब चीज़ें बता रही है कि उसका टेड का और उसका रिलेशनशिप, और वो लॉयर को ये भी बताती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि वॉल्टर ने जो भी किया वो उसके फैमिली के लिए ही किया। तो लॉयर उस पर चिढ़ जाती है कि ये सब गलत है। अगर तुम ऐसे ही उसे सपोर्ट करती रही तो तुम अपने बच्चों को भी खो दोगी और तुम्हारा घर सब कुछ तुम इसके वजह से सब तुम खो दोगी। जब वो घर आती है और बेबी का रूम देखती है तो वहाँ से बहुत सारा वॉल्टर का सामान गायब होता है। पैसों की बैग भी वहाँ नहीं होती और बेबी का जो क्रिब होता है वहाँ डिवोर्स पेपर पर वॉल्टर ने साइन करके वो रखा हुआ होता है। वॉल्टर उसे डिवोर्स दे देता है। नेक्स्ट सीन जेसी सॉल के ऑफिस में होता है और वॉल्टर वहाँ आने वाला होता है। जेसी और सॉल उसे एक डील देने वाले होते हैं। सॉल उससे बोलता है तुम उससे अच्छे से बात करो यानी कि ये डील सक्सेसफुल हो जाए। जब वॉल्टर आता है तो जेसी उसे बोलता है कि अब मैं जो भी फ्यूचर काम करने वाला हूँ, जो भी मैं सेल करने वाला हूँ, उसका 10% मैं तुम्हें दे दूँगा।
तुम्हें इसके लिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, ये एक पेंशन की तरह होगा और तुम्हें ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सॉल भी ये सजेस्ट करता है। फिर वॉल्टर जेसी के जो हाफ पैसे होते हैं वो जेसी को दे देता है। वो जेसी को बोलता है इस बिजनेस में यही अब लास्ट तुम्हारी कमाई होगी, तुम अब गस से डील नहीं करोगे। गस ने सिर्फ तुम्हें यूज़ किया मुझ तक पहुंचने के लिए, अब मैं उसके साथ काम करने वाला हूँ और मैं तुमसे वो बाय नहीं करने वाला। तभी सॉल पलट जाता है और वॉल्टर को बोलता है तुम्हारे जो पैसे आएंगे उसको मैं लॉन्डर करके दूंगा। वो उसको 17% रेट बताता है। वॉल्टर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 5% दूंगा। सॉल कम होता जाता है, वो 10% पे आ जाता है, पर फिर भी वॉल्टर उसे 5% पे मना लेता है। जैसे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हमें दिखता है, वो बाहर आता है और वॉल्टर की गाड़ी की विंडशील्ड वो तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हमें हैंक आरवी का पता करते हुए एक घर आते हुए दिखता है। ये वही घर है जिससे जेसी ने आरवी चुराई होती है। डोर पर एक लेडी आती है और उस लेडी से वो बातचीत करना स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि ये चोरी हुई थी पर फिर भी तुमने इसे क्यों नहीं रिपोर्ट किया। तो वो बोलती है मुझे नहीं करना था रिपोर्ट, ये मेरे बेटे ने ही चुराई थी। कॉम्बो उसका बेटा होता है। वो फिर उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वो उसे बोलती है कि 2 महीने पहले ही शूटआउट में वो मर गया। उसका नाम पूछने पर हैंक को पता चलता है कि उसका नाम कॉम्बो ही है। वो फिर घर में आने के लिए परमिशन लेता है और जब वो कॉम्बो के रूम में जाता है तो जो पार्टी होती है जेसी अपने फ्रेंड्स के लिए थ्रो करता है, उस स्ट्रिप क्लब में एक फ़ोटो भी ली हुई होती है जेसी और उसके फ्रेंड कॉम्बो ने। तो वो फ़ोटो हैंक को मिल जाती है। अब वो उसे एक बहुत ही स्ट्रांग लीड मिल जाती है कि जेसी इसमें इन्वॉल्व है। जेसी के पास वो वैन है जिसमें मेथ कुक हो रहा है। यही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।